हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है मेंस एग्ज़ामिनेशन में, उसमें कीवर्ड्स रहते हैं। कीवर्ड्स जैसे कि डिस्कस, क्रिटिकली एग्ज़ामिन, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आंसर राइटिंग में इन कीवर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आंसर्स आप किस तरीके से लिखेंगे, वो ये कीवर्ड्स ही आपको बताएँगे। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, अब दिमाग में आपको आंसर का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी जो गाइडलाइंस है, वो ये कीवर्ड्स ही हमें देते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको जितने भी कीवर्ड्स पॉसिबल हैं जो यूपीएससी पूछता है, वो सारे के सारे मैंने आपको दे दिए थे और साथ ही आंसर राइटिंग के लिए उन सारे कीवर्ड्स को मैंने 4 कैटेगरी में क्लासिफ़ाई भी किया था, क्योंकि समझना तो आपको सबको है, जो मैंने कहा था, लेकिन जब आंसर राइटिंग करने की बात आएगी, तो उसमें कैटेगराइज़ेशन लिमिट में ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अब मान लीजिए 50 कीवर्ड्स हैं, 50 तरह के आंसर बेस्ड क्लासिफ़िकेशन अगर आप रखेंगे, तो एग्ज़ाम में आपका दिमाग हौच-पौच हो जाएगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसलिए 3-4 कैटेगरी काफ़ी होती है। हमने 4 कैटेगरी में बाँटा था कि कुछ वर्ड्स को यहाँ अगर ये सब वर्ड्स आएँ, तो आप उनके आंसर राइटिंग इस तरीके से करेंगे। वो किस बेस पर आधारित है? वो आधारित है जो यूपीएससी वर्ड लिमिट देता है। वर्ड लिमिट कि इतने वर्ड्स में आपको लिखना है, इतने टाइम में लिखना है। तो उसी को ध्यान में रखकर अब आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग की क्लासिफ़िकेशन का मतलब क्या? कि इसमें आप कितने फैक्ट्स लिखेंगे, कितने कंटेंट्स लिखेंगे, कितने पॉइंट लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, उसके लिए वो क्लासिफ़िकेशन मैंने की थी। अब आइए फ्रेंड्स, बारी है इन कीवर्ड्स को समझने की। जो मेन कीवर्ड्स होंगे उन्हें हम समझेंगे और एक-एक करके समझेंगे और बाद में जाकर जब कीवर्ड्स हम सारे समझ जाएँगे, तब जाकर फिर आंसर बेस्ड जो मैंने क्लासिफ़िकेशन की है, मैं फिर आपको बताऊँगा कि अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन है तो उसमें आप कितने कंटेंट डालेंगे, किन ये कीवर्ड्स के साथ में, ताकि फिर आपका वो बिल्कुल परफ़ेक्शन तैयार हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग का शुरू होगा कि आंसर राइटिंग हमें करनी कैसे है। आइए फ्रेंड्स, पहला जो कीवर्ड था आपको याद होगा जो मैंने बताया था, वो था इलैबोरेट। इलैबोरेट कीवर्ड्स को हमें 3 लेवल पर समझना है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है, और वो भी मीनिंग ऐसा जैसा कि आप आंसर राइटिंग करेंगे, उस तरह का मीनिंग। और फिर देखिए, अब यूपीएससी ने कीवर्ड दिया है, तो एक क्वेश्चन के साथ एक कीवर्ड देने के पीछे उसका कुछ पर्पस होता है। वो उसने डिस्कस ही क्यों दिया, कमेंट क्यों नहीं दिया, क्रिटिकली एग्जामिन क्यों नहीं दिया, तो वो उसका अपना माइंड है। तो उसके पीछे कोई पर्पस छुपा होता है। तो कीवर्ड्स के साथ उसका पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है कि मीनिंग तो समझ के इसका पर्पस क्या है, और अंत में कि फिर आप उसका यूटिलाइज़ेशन करेंगे कैसे, उपयोग कैसे करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें जब हो गई, मीनिंग समझ गए, पर्पस समझ गए, अब उसको यूज़ करने का तरीका भी समझ गए, जिस बेस पर आप आंसर करेंगे, बात बन गई। यही 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो आइए इन तीनों लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग की बात करें तो मैंने लिखा है विस्तार से कहना। अब देखिए, कीवर्ड्स के साथ एक और चीज़ होनी चाहिए। अब जब एग्ज़ाम में आप जाएँगे, देखिए समझना तो बहुत ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे पूरी तरीके से समझना है। लेकिन कोई एक ऐसा मीनिंग आपके दिमाग में होना चाहिए कि उस कीवर्ड को देखते ही वो खटाक से क्लिक करे आपके दिमाग में कि इसका ये मतलब है, और वो मतलब ऐसा हो कि आप सब कुछ समझ जाएँ कि मुझे ये करना है इसमें। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वर्ड हो जो
वो आपके मदर टंग में हो। क्योंकि मदर टंग में जब कुछ चीज़ें होती हैं तो वो खट से आ जाती हैं। वो आपकी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी है तो हिंदी और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में भी आप तैयार कर सकते हैं। मैंने हिंदी इसलिए लिया है उस मीनिंग के लिए जो फट से क्लिक करना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ मेजॉरिटी की भाषा वो है। आप इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या अपने लैंग्वेज में। विस्तार से कहना, इलैबोरेट, विस्तार से कहना कि अब कोई चीज़ दी हुई है, अब उसके साथ एक क्वेश्चन दिया गया है, उसने एक लाइन दे दिया क्वेश्चन का, अब उसे कह रहा है इलैबोरेट। इस चीज़ को आप विस्तार से कहिए। चीज़ आप समझ रहे हैं? कोई पोएम दी हुई थी, स्कूल्स में हम पोएम्स पढ़ते हैं, 2-4 लाइनें दी हुई रहती हैं। अब उसको समझाना होता है, तो आप जानते हैं कि उसे इलैबोरेट कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि ईमानदारी बहुत सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बॉस बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। तो अब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो एक लाइन है, लेकिन अगर इसको विस्तार देने के लिए आपसे कहा जाए, इसको इलैबोरेट करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप बताएँगे ना कि ईमानदारी कैसे सबसे अच्छी नीति है। वही चीज़ें हैं। विस्तार से कहना, टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, जो चीज़ें हैं उसके बारे में और जानकारी आप दीजिए। टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू समथिंग दैट यू हैव सेड, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया है, जो यूपीएससी ने कहा है, उसमें आप और इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिए ताकि वो अच्छे से उसके समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन से। इसके पर्पस की बात करें तो इलैबोरेट का पर्पस क्या होता है? ये क्या ढूँढना चाहता है उसमें? टू अंडरस्टैंड अ मैटर सफिशिएंटली, कि जो बात दी गई है, जो मैटर वहाँ पे है, उसको हम सफिशिएंट तरीके से, संतोषजनक तरीके से समझ जाएँ, ये उसका पर्पस होता है। अब आपने कह दी, आपने एक लाइन कहा है, मेरी समझ में कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है, ज़रा विस्तार से कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना कि कम से कम मैं संतुष्ट हो जाऊँ कि हाँ, जो कहा गया है वो ठीक है। तो ये बात होती है टू अंडरस्टैंड अ मैटर सफिशिएंटली, कम से कम इतना तो एहसास करा दीजिए मुझे कि जो बात कही गई है, वो ठीक-ठाक है। अब देखिए, वर्ड लिमिट क्यों दी हुई थी? अब कहने को तो आप बहुत कुछ कहा जा सकता है, कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। स्वामी विवेकानंद ने 0 पर 3 दिन बोला था। तो कहने को तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट, उस वर्ड लिमिट में कम से कम ऐसी-ऐसी बातें कह दीजिए, जो कि जिससे कि वो बात पूरी तरीके से प्रूव हो जाए, जो यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ रहा है। टू नो इन्वॉल्व्ड कॉजेज़ ऑफ समथिंग इन डिटेल, दूसरा पर्पस, ये जानना, टू नो इन्वॉल्व्ड कॉजेज़ ऑफ समथिंग, जब भी कोई बात होती है, उसके पीछे कार्य कारण का सिद्धांत काम करता है। कोई भी इवेंट हुआ या कोई भी बात हुई, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तभी वो इश्यू सामने आता है, नहीं तो वो नहीं आ सकता। अब जैसे कि मान लीजिए कि फूड सिक्योरिटी पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कि कहीं न कहीं अकाल की दिक्कत है, ड्राउट की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, तब जाके फूड सिक्योरिटी का मामला सामने आया है। तो पीछे कुछ छुपा हुआ है, कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है, तो वही जो इन्वॉल्व्ड कॉज़ेज़ है, उसके अंदर की बात है, उसको डिटेल में जानना। ये इसका एक दूसरा पर्पस है। अब बात आती है यूटिलाइज़ेशन की, जब क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगर उसमें इलैबोरेट जुड़ा हुआ है, तो आप उसका उपयोग करेंगे कैसे इस कीवर्ड का? स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द रूट कॉज़, आपको लिखने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए कि जो पूछा गया है, उसके पीछे जो जड़ कारण है, जड़ जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, आपको शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए। अब देखिए, आपको किसी चीज़ को विस्तार देने के लिए कहा गया है, तो विस्तार मान लीजिए कोई छोटी-सी चीज़ है, तो उसको विस्तार आप इस छोटी चीज़ से ही इतना बड़ा करेंगे ना, कि यहाँ के बाद आप सीधा यहाँ पहुँच जाएँगे और फिर आप यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आप जाएँगे, लाइन बाय लाइन जाएँगे, जहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए, वहाँ से जाएँगे तो देखने में अच्छा लगता है,
एग्ज़ामिनर को पढ़ने में अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देगा। अगर चीज़ें आप ऊपर-नीचे कर देंगे, तो वो फिर उसको पढ़ने में भी तकलीफ़ होती है, समझने में भी तकलीफ़ होती है और फिर वो जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी को चेक करके हटाना चाहेगा, उसका मूड ख़राब हो सकता है। तो आप चीज़ें ऐसे लिखें कि एक फ़्लो में वो पढ़े, फ़्लो में अच्छा लगे। आपको एग्ज़ामिनर को भी ध्यान में रखना है। तो वैसे भी आपको चीज़ें कैसे अच्छी लगेंगी? आपको एक मूवी देखने बिठाया जाए, हुँ? और उस मूवी को आपको बीच में से शुरू आपने उस मूवी को कभी ना देखा हो और वो मूवी आपको बीच से शुरू करके दे दी जाए, तो बताइए आपका कैसा मन करेगा? तो वही बात होती है, जैसे एक मूवी को आप शुरू से देखना पसंद करेंगे, तभी कहानी समझ में आएगी। तो वही बात है, आप शुरुआत करें, जड़ से शुरुआत करें एंड देन स्टेप बाय स्टेप, एक-एक करके गिव दोज़ इम्पोर्टेंट पार्ट्स। आपको इम्पोर्टेंट पार्ट लिखना है। शुरुआत जड़ से करना, उसके बाद एक कदम आगे, लेकिन लिखना सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्यों? क्योंकि वहाँ वर्ड की लिमिट है। आपको 150 या 250 शब्दों में लिखना है, आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो सिर्फ़ आप उसे लिखें, which are required to bring clarity to the desirable thing and understand that sufficiently। सिर्फ वो पार्ट्स आप लिखें जिससे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो बात वो पूछ आपसे निकलवाना चाह रहा है, उस पर आप क्लैरिटी ला सकें कि जो उसने कह दिया है आप उसको क्लियर कर दें, प्रूव कर दें। आप बस वही इम्पोर्टेंट पार्ट्स लिखें जिससे कि उसको ये क्लियर हो जाए जो पूछा गया है। हाँ, और वो उसको अच्छे से समझ भी जाए कि हाँ, ये बात मेरी समझ में आ गई। इसकी टेस्टिंग होगी कैसे? आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखें कि जो पूछा गया और जो आपने लिखा है इलैबोरेट के लिए, वो चीज़ें आप उस तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या आपने वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जो ज़रूरी हैं और वो आपकी अब समझ में आ गया है या कुछ और भी ज़रूरत है? आप चेक कर सकते हैं उसको। इफ पॉसिबल एग्ज़ाम्पल्स कैन बी गिवन। अगर संभव हो आपके लिए और उसमें एग्ज़ाम्पल्स आपको कुछ पता हो तो इलैबोरेट में एग्ज़ाम्पल्स दिए जा सकते हैं। आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं चीज़ों को समझाने के लिए। Can be written in both points or paragraph format according to the suitability of the topic asked in the question। आप आंसर्स पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इलैबोरेट के लिए। ये डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट्स ज़्यादा सूट करते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पैराग्राफ ज़्यादा सूट करेंगे आपको। तो डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। जब प्रैक्टिस आप करेंगे इन चीज़ों पर तो आपको खुद समझ में आएँगे कि किन टॉपिक्स पर मुझे पैराग्राफ्स में लिखना ज़्यादा सूट कर रहा है, किस पर ज़्यादा पैराग्राफ्स अच्छे लग रहे हैं पढ़ने में और किस पर पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो बेटर होगा। लेकिन जिस पर भी आप पॉइंट्स में आंसर दे पाएँ, उसमें आप पॉइंट्स देने की कोशिश करें। ख़ैर वो तो अलग बात हो जाती है, मैं इलैबोरेट की अभी बात करूँ, तो आप इन दोनों फ़ॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिस टॉपिक में जो ज़्यादा सूट करेगा वैसे। तो ये बात हो गई इलैबोरेट को लेकर। इस तरह से देखिए कीवर्ड्स को आपको समझना होगा, तब जाके आप कहीं आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो सकेंगे इन कीवर्ड्स को लेकर। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।